सर लगातार आप लोग जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, पवार साहब इस बैठक में शामिल हैं, सुप्रिया ताई है, रोहित पवार हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार हो रही है और इस बैठक में मुख्य तौर पर कौन कौन शामिल है? महाराष्ट्र की एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी की कुछ कमिटमेंट है महाराष्ट्र की जनता के प्रति। हमारे विधायकों की कमिटी, हमारे सांसदों की कमिटी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की कमिटी कमिटमेंट है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट को लेके कमिटेड हैं। इसीलिए हर 2-4 महीने में एक बार पवार साहब की उपस्थिति में, प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में, सुप्रिया की उपस्थिति में हमारी पार्टी के सारे जिला अध्यक्ष और हमारे जितने भी निरीक्षक उनकी बैठक होती है। आपने देखा होगा कि कल 15 अगस्त था, उसके बावजूद हमारी पार्टी की बैठक हुई। कल 15 एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए थे, आज भी लगभग 17-18 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की बैठक है। और कल भी पवार साहब सारा दिन थे, आज पवार साहब आधा दिन थे, अभी यहाँ से पूना गए हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो नासिक के कुंभ मेले में हो, चाहे और जगहों पे हो जहाँ पर रास्ते खराब हो रहे हैं बारिशों के चक्कर में, चाहे और भी कुछ चीज़ें हैं प्रशासन को लेके, ये सारी चीज़ों पे हमारे पार्टी के अंदरूनी मीटिंग में चर्चा हो रही है। संगठन को लेके चर्चा हो रही है। आने वाली विधानसभा, नगर पालिका, महानगर पालिका, लोकसभा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम खुले दिल से, खुले माहौल में चर्चा कर रहे हैं। और ये पवार साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। तुकाराम मुंडे ने जब से एमडीए का पदभार संभाला है, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस समय में आप जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ही दिन पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हो, उसके बाद टाइगर श्रॉफ हो या अजय देवगन हो, इन तीनों को नोटिस भेजा है, शो कोज नोटिस भेजा है। नोटिस किस मामले में भेजा है? जो ये जो अभिनेता मसाला ऐड करते हैं उसके इसमें भेजा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तुकाराम मुंडे जी बहुत ही कर्तव्यदक्ष अधिकारी हैं और बहुत ही खूब तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा था कि कुछ ही दिनों में काफ़ी हज़ार के ऊपर रेड्स हुई पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग एफडीए के माध्यम से। और जहाँ भी किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट है या हानिकारक सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे शासन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। और तुकाराम मुंडे साहब उस प्रकार की हिम्मत दिखा रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभिनेताओं को भी उन्होंने नोटिस भेजा है, अभी ठीक है अभिनेता का कितना रोल है, क्या रोल है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक प्रकार की इश्तेहार अगर जारी होता है और उस वहाँ पे अगर किसी प्रकार का गलत जानकारी दी जाती है तो उसके ऊपर तुकाराम मुंडे जी ने शायद इस प्रकार का नोटिस उनको भेजा होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने हथियारबंद नक्सलियों को तो सरेंडर करवा दिया, लेकिन जो दिमागी तौर पर नक्सलाइट हैं उनसे संभल के रहने की जरूरत है, लड़ाई अभी उनसे जारी है। प्रधानमंत्री महोदय 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिन के अपने भाषण में बुद्धिजीवी नक्सलवादी किसको बोल रहे थे, ये उन्होंने स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्या वो देश के जेन जी को बुद्धिवादी नक्सलवादी कह रहे थे? क्या इस देश के पढ़े लिखों को बुद्धिवादी नक्सलवादी कह रहे थे? क्या वो ऐसे लोगों को नक्सलवादी कह रहे थे जो जिनकी विचारधारा देश के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की है, देश के अंदर एकात्मता लाने की भावना है? तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली किसको बुद्धिजीवी नक्सलवादी कह रहे थे, ये भी स्पष्ट होने की आवश्यकता है। वंदे मातरम को लेकर महेश जी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। कल ये कहा गया कि जो एक्सटेंडेड स्ट्रैंजास थे वंदे मातरम के, पहली बार लाल किले के प्राचीर से उसे गाया गया, लेकिन कांग्रेस ने जो एक्सटेंडेड स्ट्रैंजास थे उसको लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया, क्या कहना है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका रखी। कांग्रेस पार्टी के ही किसी अधिवेशन में, मेरे ख्याल से 1905 के अधिवेशन में पहली बार शायद वंदे मातरम गाया गया था, तो उनकी भूमिका हुई होगी। अब सरकार ने निर्णय ले चुके हैं, सरकार ने गायन भी कर लिया है, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अगर कुछ आक्षेप होगा तो वो अपनी तरफ से उस पर डील करेंगे। गार्डियन, नासिक के गार्डियन मिनिस्टर पर अभी तक फैसला हुआ नहीं है, लेकिन जो बैनर्स लग रहे हैं, जो पोस्टर्स लग रहे हैं थ्रू आउट द सिटी, उसमें महाजन को, जो है गिरीश महाजन को गार्डियन मिनिस्टर बताया गया है उस जिले का। मैं समझता हूँ कि उस रेस में कई सारे जो नेता है महायुति के वो भी शामिल है, तो इस जो अनरेस्ट है महायुति के अंदर वो देखने को मिल रहा है। महायुति के अंदर अनरेस्ट सिर्फ नासिक को लेके नहीं, रायगढ़ को लेके भी है और भी काफ़ी ज़िलों को लेकर है।
तो मैं यही कहूँगा कि नासिक के गार्डन मंत्री का बात नहीं है, लेकिन रायगढ़ के गार्डन मिनिस्ट्री का भी पोस्ट की बात हो सकती है और भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो सकती है। लेकिन मसला वही है कि एक तरफ राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, दूसरी तरफ नासिक में जो महाकुंभ मेला होने जा रहा है उसमें भी हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो गार्डन मिनिस्टर जो भी हो या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे या उप मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे, वो तय होने की आवश्यकता है। थँक्यू सर। या सर तुमचं काय म्हणणं आहे? तुकाराम मुंढे यांनी ते बरेच फिल्म अभिनेत्यांना ते नोटीस पाठवले. नाही, पान मसालाच्या संदर्भामध्ये काही कंपन्यांनी जाहिरात केली, त्याच्यामध्ये माल वेगळा आहे आणि नेमका वेगळा आहे असं मी वर्तमान पेपरला वाचलं. त्याच्या अनुषंगाने ज्यांनी जाहिरात केली त्याच्यावर त्यांनी नोटीस पाठवली असं मी वाचलेलं आहे. ते पार्टी लेवलवर साहेब ते सध्या ते 2 दिवसाचं तुमचं meeting आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाची 2 दिवस मॅरेथॉन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटच्या सोबत जिल्हाध्यक्षांसोबत बैठक चालू आहे. ही बैठक संघटनेचा आढावा घेण्यासंदर्भात आहे. या बैठकीमध्ये पक्षाचे सर्वोच्च नेता पवारसाहेब उपस्थित आहेत. या बैठकीमध्ये प्रांताध्यक्ष सन्माननीय शशिकांत शिंदेसाहेब आहेत, सन्मान्य खासदार सुप्रियाताई, रोहित पवारजी आहेत आणि बाकी देखील इतर कार्यकर्ते पदाधिकारी सर्वजण उपस्थित आहेत. पक्षाची संघटनेची एक नैतिक जबाबदारी आणि नैतिक ज्याला धर्म म्हणतो तो महाराष्ट्राच्या जनतेशी बांधिलकीचा आहे. ही बांधिलकी महाराष्ट्राला चांगलं सुशासन देण्याच्या संदर्भात असेल, महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या पद्धतीने सरकार काम करताना याच्यावर अंकुश ठेवण्याचं असेल आणि अशा पद्धतीच्या बैठकीतनं जे काय आमचं इंट्रॅक्शन होतं त्या इंट्रॅक्शनच्या माध्यमातून निश्चितच समोर गोष्टी येतात. आता नाशिकमध्ये जो कुंभमेळ्यामध्ये भ्रष्टाचार होतो तो उजागर झालेला आहे. त्याच्यावर भविष्यामध्ये आम्ही काय भूमिका घ्यायची ह्याच्यावर आम्ही ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तसंच आगामी काळामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी संघटना बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पावलं घेता येतील, नवीन नेतृत्व त्या त्या तालुक्यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यामध्ये प्रस्तुत करता येईल, याच्या संदर्भामध्ये संघटनात्मक स्तरावर चांगली बैठक चालू आहे, चर्चा चालू आहे. नाशिकच्या पालकमंत्रीचा निर्णय आतापर्यंत झाला नाहीये, परंतु आपण बघतोय की नाशिकच्या भरभराट ठिकाणीवर गिरीश महाजनला पालकमंत्री असा पोर्ट्रे केला जात आहे. फक्त नाशिकच नव्हे तर रायगडचा एक पालकमंत्र्याचा प्रश्न आहे, अनेक काही जिल्ह्यांचा पालकमंत्र्यांचा प्रश्न आहे. महायुती सरकार निर्णय घेण्यामध्ये सक्षम नाही. त्यांच्या अंतर्गत वादामुळे ते निर्णय घेऊ शकत नाही. मी मोठा की तू मोठा ह्या भूमिकेतच तिन्ही पक्ष वावरत आहेत. त्यांना जनतेची काही पडलेली नाही. भ्रष्टाचार एकीकडे चाललेला आहे, भ्रष्टाचारावर जो अंकुश नाही आणि सरकार अशा प्रकारे जनतेची जी कामं ती मार्गी लावत नाही. अनेक ठिकाणी पालकमंत्री नियुक्त नसल्यामुळे प्रशासनावर त्या जिल्ह्यामध्ये अंकुश नाही. नितीश राणेंचं असं म्हणणं आहे की जसं आम्ही इस्लामपूरचं ईश्वरपूर केलंय तसेच आता आम्हाला ते मुंब्रा देवी करायचं. ठीक आहे, मी त्यांचं वक्तव्य वाचलं. आता त्याच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी काही कमेंट दिलेली नाही. त्याच्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची कमेंट आल्यावर नंतर महाराष्ट्र शासन काय निर्णय घेते, कॅबिनेट काय निर्णय घेते आणि त्याला कशा प्रकारची मंजुरी दिल्लीतनं येते ते भविष्यात पाहू. आता मी फक्त त्यांची कमेंटच वाचलेली नितेश राणेंची. काल पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये दिमागी नक्सल हा शब्दाचा वापर केलाय, कसं बघता? पंतप्रधानांचं काल भाषण ऐकलं. 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ते भाषण होतं. वास्तविक त्यांच्याकडनं काहीतरी ऊर्जा देशाला मिळायला पाहिजे होती, ती ऊर्जा मिळत नव्हती. ते वास्तविक त्यांच्या भाषणामध्ये काहीच नव्हतं. फार पोकळ भाषण काल झालं असं साधारणपणे ह्या देशातल्या लोकांचं मत आहे. त्यांनी बुद्धिजीवी नक्षलवाद कुणाला म्हटलं, बुद्धिजीवी नक्षली कोण आहेत ह्याचं त्यांनी परिभाषा सांगण्याची आवश्यकता आहे. या देशातल्या जेनझीला ते बुद्धिजीवी नक्षलवादी समजतात की काय? या देशातल्या शिकलेल्या सवरलेल्या व्हाईट कॉलर एंटरप्रेनरला ते नक्षलवादी समजतात का? किंवा ह्या देशामध्ये त्यांचं न मानणारे लोक हे देखील नक्षलवादी आहेत की काय? अशा प्रकारचा त्यांचा जो रोख होता तो अशा दृष्टीने आहे की काय याचा खुलासा त्यांच्या कार्यालयाने करण्याची आवश्यकता आहे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.